होली से ठीक एक रात पहले हमारा हॉस्टल बाहर से बिल्कुल शांत दिख रहा था, लेकिन उस सन्नाटे के अंदर कुछ ऐसा छिपा था जो हमें हमेशा के लिए बदल देने वाला था। हमने सोचा था बस छोटी सी पार्टी करेंगे, हंसी मजाक और रंगों की बातें होंगी, पर हमें नहीं पता था कि ये रात रंगों से नहीं खून से याद रखी जाएगी। दारू का इंतजाम हो चुका था, लेकिन चखना कोई नहीं लाया। सबकी नजरें मेरी तरफ मुड़ गईं, जैसे अब सजा मुझे ही मिलने वाली हो। कहा गया कि कैंटीन से ले आओ और उसकी चाबी कुक राघव के कमरे में है। दारू उसने लाई थी, अब जिम्मेदारी मेरी थी। मैं दबे पांव बाहर निकला और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। पूरा कॉरिडोर खामोश था, जैसे हर दीवार मेरी आहट सुन रही हो। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था क्यों, लेकिन अंदर से एक अजीब डर मुझे वापस लौटने को कह रहा था। राघव का दरवाजा आधा खुला था। ये बात मेरे दिल में चुभ गई, क्योंकि वो कभी दरवाजा खुला छोड़कर नहीं सोता था। कमरे में घुप अंधेरा था, बस चांदनी में उसका बिस्तर दिखाई दे रहा था। वो बिल्कुल शांत पड़ा था, जैसे गहरी नींद में हो। मैं धीरे से उसके बिस्तर के पास बैठ गया और टेबल पर चाबी ढूंढने लगा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था और मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने सोचा शायद तकिए के नीचे होगी, और जैसे ही हाथ अंदर डाला, उंगलियों को कुछ गीला, ठंडा और चिपचिपा महसूस हुआ। मैंने जैसे ही हाथ बाहर निकाला, वो पूरा खून से सना हुआ था, गाढ़ा, ताजा और बर्फ जैसा ठंडा। मेरी सांस वहीं अटक गई। मैंने कांपते हुए पूरे बिस्तर पर हाथ फेरा। हर तरफ सिर्फ खून ही खून था, जैसे किसी ने बेरहमी से उसे वहीं खत्म कर दिया हो। राघव बिल्कुल बेजान पड़ा था, लेकिन तभी उसकी उंगलियां हल्की सी हिली। मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था जो मैं देख रहा था। उसकी आंखें अचानक खुलीं, पर उनमें जिंदगी नहीं थी, बस खाली सफेदी और मौत जैसा ठंडा सन्नाटा। वो धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसकी गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी थी, और अगले ही पल उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने पूरी ताकत से चीख मारी, और उसी पल पूरे हॉस्टल की बिजली चली गई। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और उसकी पकड़। मेरी चीख सुनकर सब नीचे दौड़े। उनके कदमों की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। लेकिन जब वो कमरे में पहुंचे, वहां न मैं था न राघव, बस खून से भीगा हुआ बिस्तर और डर। पुलिस को बुलाया गया। हमने सब कुछ बताया, चीख, खून और उसका जिंदा हो जाना। लेकिन जो आगे हुआ वो और भी डरावना था। खून का एक कतरा भी नहीं था। बिस्तर बिल्कुल साफ था, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं। और उसी पल असली डर शुरू हुआ। पुलिस ने 2 कांस्टेबल हॉस्टल में तैनात कर दिए और साफ कह दिया कि जब तक सच सामने नहीं आता, कोई भी यहां से बाहर नहीं जाएगा। सुबह तक भी मेरा और राघव का कोई सुराग नहीं मिला। डर अब सबके चेहरों पर साफ दिखने लगा था, जैसे कुछ और होने वाला हो। उसी रात मेरा दोस्त आदित्य अपने कमरे की तरफ जा रहा था, जब उसे लाइब्रेरी की तरफ से किसी की धीमी आवाज सुनाई दी। आवाज ने उसका नाम लिया, बहुत धीमे लेकिन साफ, जैसे कोई अंधेरे में खड़ा उसे देख रहा हो। अचानक पूरे कॉरिडोर की लाइट चली गई, और चांदनी में एक लंबी विकृत परछाई उसकी तरफ बढ़ने लगी। डर के मारे वो पीछे हटने लगा, लेकिन सीढ़ियों से टकराकर गिर पड़ा, और वो परछाई अब बिल्कुल उसके सामने थी। उसकी चीख पूरे हॉस्टल में गूंजी, और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। जब सब वहां पहुंचे, आदित्य गायब था। फर्श पर सिर्फ ताजा खून की बूंदें पड़ी थीं। सब गुस्से में बाहर भागे, लेकिन दोनों कांस्टेबल भी वहां नहीं थे। बस उनकी लाठियां पड़ी थीं और जमीन पर हल्के खून के निशान। और देखते ही देखते वो खून भी गायब हो गया, जैसे जमीन ने खुद उसे निगल लिया हो। होली की रात तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी, और हॉस्टल अब किसी सुनसान खंडहर जैसा लग रहा था। हम सब एक जगह इकट्ठा बैठे थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। हर किसी को लग रहा था कि अगला नंबर शायद उसी का हो।
तभी हमारी नजर बेसमेंट की सीढ़ियों पर पड़ी। वहां से हल्की लाल रोशनी आ रही थी, जबकि वो हिस्सा सालों से बंद पड़ा था। डर के बावजूद हम नीचे जाने लगे। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज हमें नीचे खींच रही हो। नीचे जो हमने देखा वो किसी तांत्रिक अनुष्ठान जैसा था। फर्श पर अजीब चिन्ह बने थे और चारों तरफ लाल मोमबत्तियां जल रही थीं। अचानक बिजली कड़की और कमरे के कोने में राघव खड़ा दिखा, लेकिन वो हमें देख नहीं रहा था। वो दीवार की तरफ मुंह किए खड़ा था। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसकी आवाज उसकी नहीं लग रही थी। राघव के पीछे अंधेरा हिलने लगा और उस अंधेरे से एक लंबी परछाई बाहर निकल आई। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। अचानक वो परछाई हमारी तरफ झपटी और अगले ही पल सब तरफ अफरा तफरी मच गई। कोई दीवार से टकराया, कोई जमीन पर गिर पड़ा। फिर अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। बस एक डरावनी हंसी गूंज रही थी और हमें समझ आ गया था कि अब बचना आसान नहीं होगा। जब होश आया, पूरा बेसमेंट बिखरा पड़ा था। कुछ दोस्त बेहोश थे और राघव वहां नहीं था। फर्श पर बना वो चिन्ह अब चमक रहा था और छत से खून की बूंदें सीधे उसके बीच में गिर रही थीं। तभी हमें दीवार के पीछे एक दरार दिखी, जैसे वहां कोई गुप्त रास्ता छिपाया गया हो। हम उस संकरी सुरंग में आगे बढ़ने लगे। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। सुरंग हमें एक पुराने कक्ष में ले गई, जहां बलि के सामान रखे थे और दीवार पर हॉस्टल के संस्थापक की तस्वीर टंगी थी। हमें समझ आया, सालों पहले यहां किसी ने शक्ति पाने के लिए तांत्रिक अनुष्ठान किया था, लेकिन वो शक्ति काबू में नहीं आई। अचानक राघव हवा में लटका हुआ दिखा और वो काली परछाई उसे अपने अंदर समेट रही थी। वो उसे बलि के चिन्ह की तरफ खींच रही थी। हमने रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें दूर फेंक रही थी। आखिरी हिम्मत जुटाकर हमने अनुष्ठान तोड़ दिया और तेज रोशनी के साथ वो चीखती हुई धुएं में बदल गई। सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब मैंने आईने में खुद को देखा, मेरी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं।